निशी डाक एक ऐसी रात की आत्मा जो अपने शिकार को खोजते हुए पूरी रात घूमती है। क्या सच में निशी डाक होती है? ये निशी डाक भी एक खूबसूरत सी पहेली ही है और जो भी इसे सुलझाना चाहे वो इतना ही उसमें उलझता चला जाए। क्या आकाश सुलझा पाएगा इस पहेली को? आकाश जो कि बहुत सालों से भूत प्रेत चुड़ैल पिशाचनी इत्यादि नकारात्मक शक्तियों पर रिसर्च कर रहा था, वो हमेशा से ये जानना चाहता था कि क्या सच में ये नकारात्मक शक्तियां होती भी हैं या नहीं। उनसे इन सभी विषयों पर बहुत जानकारी एकत्रित की और उन पे एक प्रोग्राम भी बनाया। दर्शक आकाश के इस प्रोग्राम का इंतजार करते थे, लेकिन आकाश इसे सिर्फ अपने व्यवसाय की तरह ही लेता, अपनी निजी जिंदगी पर इन सभी नकारात्मक बातों का जरा भी असर नहीं होने देता। लेकिन इस बार जो होने वाला था उसका असर उसके जीवन पर भी होने वाला था। आकाश इस बार निशी डाक पर रिसर्च करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाना चाहता था, क्योंकि इस विषय पर बहुत कम रिसर्च हुई थी। उसे लगता था कि अगर इस विषय से जुड़ी सत्य घटनाएं लोगों तक पहुंचे तो लोगों को बहुत मजा आएगा और उनका प्रोग्राम भी हर बार की तरह हिट हो जाएगा। उसने एक गांव का पता लगाया जहां पर बहुत ज्यादा निशी डाक का कहर फैला हुआ था। फिर अगले ही दिन वो और उसकी टीम निकल पड़ी उस गांव की ओर जिसका नाम था बसेरा गांव। आकाश और उसके साथी अनिल और राजेश उसके साथ थे। एक छोटे से लॉज में वो अलग अलग कमरे लेकर सभी रुक जाते हैं और अगला पूरा दिन गांव वालों से निशी डाक के बारे में पूछते रहते हैं। गांव में सभी उन्हें यही समझाते हैं कि इस निशी डाक से दूर रहो, नहीं तो जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन आकाश के लिए ये सभी बातें कुछ भी मायने नहीं रखती थीं। अब रात के 8 बज चुके थे। वो अपनी टीम के साथ लॉज की तरफ जा रहे थे कि तभी एक औरत उन्हें हाथ देकर गाड़ी रुकवाती है। आकाश गाड़ी रोक लेता है। वो औरत जिसने सुर्ख लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी और बाल खोले थे, सुर्ख लाल रंग की लिपस्टिक, गोरा रंग, उस पर गहरा काजल और लाल गोल बड़ी बड़ी बालियां पहनी हुई हैं। आकाश एक बार तो उसे देखते ही होश खो बैठता है। वो औरत अपना नाम निशा बताती है। अब वो औरत उससे पूछती है, मेरी गाड़ी खराब हो गई है जो अभी मैकेनिक को दी है ठीक करने, तो क्या आप रात को रुकने के लिए कोई अच्छी सी जगह बता सकते हैं? आकाश उसे लिफ्ट देकर अपनी गाड़ी में उसी लॉज में ले जाता है जहां पर वो सभी ठहरे थे। आकाश के साथ वाला कमरा उस औरत को मिल जाता है और सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। आकाश ना चाहते हुए भी उस औरत की तरफ आकर्षित हो रहा था और लेटे हुए उसी के बारे में सोच रहा था। तभी उसका दरवाजा खटखटाया और आकाश पूछा, कौन? तो उधर से आवाज आई, मैं हूं। आकाश उठता है और दरवाजा खोल देता है। देखता है कि सामने वही लड़की निशा खड़ी है। आकाश निशा को देखकर हैरान हो जाता है और निशा मुस्कुराती हुई उसके कमरे में आ जाती है। निशा के अंदर आते ही कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। आकाश अब समझ चुका था कि ये कोई आम औरत नहीं बल्कि निशी डाक है। वो अब डर से कांपने लगता है। तभी निशा कहती है, बहुत शौक था तुम्हें मेरे बारे में जानने का, तो लो मैं आ गई। सारा दिन गांव वालों से मेरे बारे में पूछ रहे थे, सोचा मैं ही आ जाती हूँ। अब ये सब कहते कहते निशा का चेहरा बेहद भयंकर हो रहा था और वो एक रात की तरह गहरे काले रंग की हो गई थी। उसकी आंखें अब बहुत बड़ी और डरावनी हो गई थीं।
आकाश ने वहां से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन निशा ने अपना लंबा हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन पकड़ लिया। कुछ दिनों बाद रिपोर्टर रवि कुमार बसेरा गांव पहुंचे इस निशी डाक की सच्चाई जानने को। वहीं उसी गांव के एक घर के बाहर एक पोस्टर लगा था, आकाश शर्मा लापता। अब आकाश कहाँ गया, किस हालत में है भी या नहीं, ये किसी को नहीं मालूम। वो बस अब एक राज बनकर रह गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। जगन और राजू इस मतलबी दुनिया से दूर निकल पड़े थे। एक लॉन्ग ड्राइव पर राजू गाड़ी चला रहा था और जगन उसके बगल वाली सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर देख रहा था। जगन के हाव भाव बता रहे थे कि वो कहीं ख्यालों में खो चुका है, मगर राजू उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ गाड़ी चलाने पर था। तभी कार चलाते चलाते राजू ने जगन से कहा, जगन, क्या वो तेरे को बाहर क्या देख रहा है? इस पर जगन ने राजू की ओर पलटते हुए कहा, नहीं तो कुछ नहीं हुआ, मैं बस यही देख रहा हूं कि रास्ता कितना सुनसान है। इस पर राजू बोला, हाँ, ये रास्ता थोड़ा ज्यादा ही सुनसान है, पर अच्छा है ना, कोई शोर शराबा नहीं है और ना ही कुछ और। जगन ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वापस खिड़की से बाहर देखने लगा। चूंकि राजू जगन को बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए उसे समझ आ गया कि जगन डर रहा है। दरअसल जगन थोड़ा डरपोक किस्म का लड़का था। सुनसान रास्तों से पता नहीं क्यों जगन को एक अजीब सा डर लगता था। खैर, राजू ने इस बारे में उतना सोचा नहीं और चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। वो रास्ता दोनों के लिए ही अनजान था। मतलब ये कि वो दोनों पहली बार उस रास्ते पर आए थे, तो जाहिर सी बात है किसी को भी उस रास्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। राजू अभी गाड़ी चला ही रहा था कि तभी उसकी कार अचानक से पिकअप छोड़ने लगी और गाड़ी लुढ़कती हुई थोड़ा आगे जाकर ही पूरी तरह से बंद पड़ गई। राजू को काफी हैरानी हुई कि आखिर ये गाड़ी को अचानक हो क्या गया, जबकि उसने गाड़ी को कल ही सर्विसिंग के लिए दिया था। हैरान होकर राजू ने 5-6 बार गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर गाड़ी थी जो चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतने में ही जगन ने राजू से कहा, ये सर्विसिंग कराई है तूने? इतनी जल्दी बंद कैसे पड़ गई? इस पर राजू बोला, पता नहीं क्या हो गया, रुक मैं बाहर निकल कर देखता हूं। इतना कहकर राजू गाड़ी से बाहर निकला और गाड़ी का बोनट खोलकर जांचने लगा कि आखिर दिक्कत क्या है, मगर राजू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे इंजन और बाकी सारी चीजें ठीक ही लग रही थी। बहुत ढूंढने के बाद भी जब उसे कोई फॉल्ट नजर नहीं आया, तो चेहरा लटकाते हुए राजू वापस कार में आया। राजू का लटका हुआ चेहरा देख जगन समझ गया कि क्या हुआ है, मगर फिर भी उसने राजू से कहा, क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा कुछ? राजू ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया और बोला, देख, अब कोई चारा तो है नहीं, एक काम करता हूँ, मैं जरा आगे जाकर देखता हूँ। वैसे लग तो नहीं रहा कि यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा, पर फिर भी एक बार जाकर देखता हूँ। तू गाड़ी में ही रहना और कोई अनजान आदमी के लिए गाड़ी का दरवाजा मत खोलना। फोन है ना तेरे पास? अगर कोई परेशानी आएगी तो मुझे फोन करना। इतना कहकर राजू वहां से आगे की तरफ चला गया और थोड़ा आगे जाकर ही अंधेरे में मिल गया। डरा सहमा जगन चुपचाप कार के सभी खिड़की दरवाजों को बंद करके अंदर ही बैठा रहा। उसके पास दूसरा कोई चारा भी तो नहीं था। अगर वो राजू के साथ जाता तो गाड़ी को कौन देखता। खैर, जगन मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा।
मगर उसकी घबराहट थी जो उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। रात हर पल और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। घड़ी बता रही थी रात के 12 बज चुके हैं। वो रास्ता पूरी तरह से खामोशी में डूबा हुआ था। रास्ते के दोनों बाजू सिर्फ घना जंगल था, बाकी और कुछ भी उस रास्ते पर नजर नहीं आ रहा था। अभी जगन अपनी सीट पर बैठा बाहर देख ही रहा था कि तभी गाड़ी के छत पर कुछ अजीबोगरीब आवाज आने लगी। आवाज सुनते ही इतनी देर से शांत बैठा जगन एकदम से घबरा गया। उसकी घबराहट 7वें आसमान पर चढ़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, कहां जाए। पर वो आवाज थोड़ी ही देर में बंद हो गई। जगन ने किसी तरह खुद को शांत किया, ये सोचकर कि शायद कोई परिंदा वगैरह होगा। जगन ने सोचा कि अगर वो कार के अंदर जल रही सीलिंग लाइट को बंद कर देगा तो उसे बाहर के लोग नहीं दिखेंगे, जिससे उसका डर कम हो जाएगा। यही सोचकर जगन ने कार के ऊपर जल रही सीलिंग लाइट को बंद कर दिया और चुपचाप गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा। जगन अभी अपनी सीट पर बैठे बैठे सामने देख ही रहा था कि तभी अचानक ड्राइविंग सीट के पास वाली खिड़की पर कोई जोर जोर से दस्तक देने लगा। जगन ने हड़बड़ाते हुए अपने बगल वाली सीट की तरफ देखा तो पाया कि उस खिड़की पर कोई और नहीं बल्कि राजू खड़ा है। जगन की जान में जान आई। उसने तुरंत उस तरफ का दरवाजा अनलॉक किया तो राजू कार में आया और बोला, कोई मैकेनिक नहीं मिल रहा यार, फिर से कोशिश करता हूँ गाड़ी स्टार्ट करने की। इतना कहकर राजू ने फिर से एक बार गाड़ी चालू करने की कोशिश की और पता नहीं कैसे गाड़ी स्टार्ट भी हो गई। जगन की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, मगर राजू उसके चेहरे पर गाड़ी स्टार्ट हो जाने के बावजूद भी खुशी का कोई हाव भाव नजर ही नहीं आ रहा था। उसने चुपचाप गाड़ी को यू टर्न लिया और वो दोनों वापस अपने घर की तरफ जाने लगे। तभी जगन ने राजू से कहा, अच्छा हुआ तूने गाड़ी को यू टर्न ले लिया, मुझे भी आगे जाना अब ठीक नहीं लग रहा था। मगर इस पर भी राजू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ सामने थी और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जगन को बड़ा अजीब लगा क्योंकि राजू ऐसे चुप रहने वालों में से तो कतई नहीं था। वो हमेशा बकबक करता ही रहता था, तो फिर आज चुप क्यों है? जगन को ये समझ में नहीं आ रहा था। जिस पर जगन ने राजू से कहा, क्या हुआ, तू ऐसे चुप क्यों है, कुछ हुआ क्या? मगर इस पर भी राजू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप उसी तरह से किसी पुतले की तरह बस अपनी सीट पर बैठा रहा। जगन को अब काफी अजीब सा लगने लगा था और मन ही मन में वो घबरा भी रहा था, लेकिन वो करता भी तो क्या करता। उसके पास चुपचाप सीट पर बैठे रहने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। वक्त पानी की तरह बह रहा था। जहां थोड़ी देर पहले तक रात के 12 बज रहे थे, वहीं अब वक्त हो रहा था रात के 1:30 बजे का। जगन अभी सीट पर बैठा राजू की तरफ देख ही रहा था कि तभी अचानक उसका फोन बज उठा। उसने मोबाइल में देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि कॉल किसी और का नहीं बल्कि उसके दोस्त राजू का था। मगर ये कैसे हो सकता है? राजू तो उसके बगल में है, फिर उसी का कॉल कैसे आ सकता है? कांपते हाथों से जगन ने कॉल रिसीव किया तो सामने से आवाज आई, हेलो सुन जगन, अभी मुझे आने में जरा टाइम लगेगा, मैं जरा आगे जाकर देखता हूँ, तू कार में ही रहना। आवाज किसी और की नहीं बल्कि राजू की थी। जगन के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने पलटकर गाड़ी चला रहे राजू की तरफ देखा तो अब उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। वो राजू नहीं
बल्कि कोई और ही था। उसके आंखों की पुतलियां पूरी काली थी। जगन समझ गया कि ये उसका दोस्त नहीं बल्कि मौत है। तभी जब उसने सामने देखा तो गाड़ी रास्ते से नीचे उतरकर जंगलों की तरफ जा रही थी। उसी वक्त जगन ने गाड़ी का दरवाजा खोला और चलती कार से कूद गया। चलती कार से कूदने के कारण उसके सर पर चोट आई और वो वहीं पर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो राजू उसके चेहरे पर पानी के छींटे मार रहा था। उसने राजू को पूरी बात बताई, मगर राजू को कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन उस रात जो जगन के साथ हुआ उसे वो ही समझ सकता है। और उस दिन के बाद से वो दोनों कभी भी उस रास्ते पर नहीं गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। वो मनहूस रात भुलाए नहीं भूलती। कुछ गलतियां हमारी भी थीं। अभी अभी तो हमारा बचपना गया था और जवानी ने हमारा स्वागत कर रही थी। कहते हैं ये उम्र सबसे ज्यादा एनर्जेटिक और खतरनाक होता है। इस उम्र में हम सबका मजाक उड़ाते हैं, खुद को सबसे ज्यादा समझदार और ताकतवर समझते हैं, पर यही तो गलती करते हैं। मेरा नाम ऋषि है और मैं बुलंदशहर के एक गांव में रहता हूं। मेरी उम्र 17 साल है। हम 4 दोस्त रोज अपने गांव से बाहर दूसरे गांव क्रिकेट खेलने जाते थे। कुछ लड़के दूसरे गांव से भी आते थे। हम सब साइकिल से आना जाना करते थे। मुझे आज भी याद है, हमारे गांव और दूसरे गांव के बीच ही उस पतली सड़क के बराबर से ही लगा हुआ वो इमली तालाब था। उस तालाब के किनारे बहुत से इमली के पेड़ थे, शायद इसलिए उसका नाम इमली तालाब था। गांव के लोगों का कहना था कि यहाँ कई लोगों ने या तो डूबकर या इन पेड़ों पर फांसी लगा के आत्महत्या की है। ये तालाब मनहूस है। शाम को अंधेरा होने के बाद यहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता। कोई जाए भी कैसे, एकदम सुनसान जगह में जो था। उस दिन हम क्रिकेट खेलकर 6 बजे फ्री हो गए थे। हम और उस दिन क्रिकेट खेलने में हमने 50 रुपए भी जीते थे। मेरे दोस्त संदीप और विजय तो अपनी साइकिल लेकर घर चले गए, पर मेरे और एक दोस्त सोनू के दिमाग में कुछ अलग खिचड़ी पक रही थी। तभी सोनू ने कहा, भाई आज 50 रुपए मैच में जीते हैं तो आज कुछ तूफानी करते हैं। तो इस पर मैंने कहा, अबे बकलोल, क्या तूफानी करेगा रे? तो इस पर सोनू बोला, आज सिगरेट पीते हैं, साला मजा आ जाएगा। तो इस पर मैंने कहा, अगर पकड़े गए ना बेटा तो मजा सजा बन जाएगी, एक बार फिर से सोच ले। तो इस पर सोनू बोला, अरे यार इतना डरेंगे तो जिएंगे कैसे, हम बच्चे थोड़ी हैं। फिर भी अगर तुमको डर लगता है तो कि कोई देख ना ले तो हम इधर इमली तालाब के किनारे सिगरेट पी लेंगे, इधर तो कोई नहीं ना आएगा, अब खुश। तो इस पर मैंने कहा, पागल तो नहीं हो गए हो, सिगरेट पीने के चक्कर में वो मनहूस तालाब के पास जाओगे? तो इस पर सोनू ने हंसते हुए कहा, क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो ऋषि, ये सब कहानियां बच्चों को बनाई जाती है, भूत वूत कुछ नहीं होता, नाम ऋषि है और भूतों से डरते हो। मैं भी उसके साथ जाने को तैयार हो गया। क्या करता, हमारा पहली बार था, इसलिए 2 सिगरेट खरीदे और पहुंच गए उस इमली तालाब के पास। 7 बजने वाले थे, अंधेरा होने लगा था, झिंगुरों की आवाज शुरू हो गई थी। वहां पहुंचने के बाद चांद नहीं दिखा तो एहसास हुआ कि आज अमावस्या है। मेरी तो बैंड बजी पड़ी थी, पर जवानी का जोश था, हिम्मत दिखानी थी, तो मैं भी उसके साथ अपना डर छिपाए चला गया। दोनों ने सिगरेट जलाई और पीने लगे। वहीं तालाब के किनारे बैठ गए थे हम। तभी तालाब में हमने कुछ तैरता देखा, शायद कागज के दोने में कोई दिया जलाकर पानी में छोड़ गया था। थोड़ी देर उसे देखते रहने के बाद मुझे अचानक से आभास हुआ
कि इस तालाब पर तो कोई नहीं आता, वो भी रात को, तो फिर ये कौन करेगा। मैंने डरते हुए सोनू से कहा, सोनू देख मेरे भाई, घर चलते हैं, जितनी सिगरेट पी ली बहुत है। तो इस पर सोनू बोला, अरे ऋषि तू डर क्यों रहा है। तो इस पर मैंने कहा, अरे तालाब में वो देख दिया। सोनू ने दिए को देखा, फिर हंसते हुए बोला, अब तू देख उस दिए को, देख क्या होता है। ये कहकर सोनू ने एक पत्थर उठाया और उसने उस दिए को निशाना लगाकर मारा। मैं चिल्ला कर उसे मना कर रहा था, पर वो नहीं माना। पत्थर जैसे ही उस दिए पर लगा, चमगादड़ों की आवाज गूंजने लगी। चमगादड़ पूरे तालाब के ऊपर मंडराने लगे। वो दिया या तो बुझ गया या फिर पता नहीं कहीं गायब हो गया था। तभी कुत्तों के रोने की आवाजें आने लगी, हवाएं तेज हो गईं। ये सब क्या हो रहा था। अब तो सोनू भी डर गया था। हम दोनों डर के मारे खड़े हुए और वहां से भागने लगे। तभी सोनू की तेज चीखने की आवाज आई। मैं अब तक भाग ही रहा था, पर सोनू के चीखने की आवाज से मैं पीछे मुड़ा। कोई अदृश्य शक्ति सोनू के पैरों को पकड़कर घसीटती हुई तालाब में ले जा रही थी। मैं चिल्लाता रहा कि उसे छोड़ दो, पर वह अदृश्य शक्ति सोनू को तालाब के अंदर ले गई। मैं रोता बिलखता रहा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। 15 मिनट बाद मैंने सोचा मैं घर जाकर सबको सब कुछ सच बता दूंगा। मैं घर की तरफ कदम बढ़ाया ही था कि तभी सोनू ने पीछे से रोते हुए मुझे आवाज दिया, ऋषि भाई मुझे ले चल। मैं उसे अपने साथ घर ले आया। मैं अंधेरे में उसकी हालत देख नहीं सका, पर वो कीचड़ में सना हुआ था। नाक और कान में कीचड़ भर चुका था। मैं भी उस वक्त क्या करता, फटाफट उसे घर ले गया। उसको उसके घर के बाहर छोड़ के मैंने उससे कहा कि अच्छे से नहा ले, नाक कान सब जल्दी से साफ कर ले, और ये बोलकर मैं घर चला गया। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह उठते ही मैंने सारी बात अपने घर पर बता दी। ये बात सुनकर मेरे पापा और भैया बहुत गुस्सा हुए और मुझे लेकर सोनू के घर गए। सोनू की हालत बहुत खराब थी, उसे बहुत तेज बुखार था। उस दिन के बाद से हम लोग कभी भी उस इमली तालाब के पास नहीं गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही दूसरी कहानी के साथ।